Hello students, welcome to the math lab. This is past paper solution math 201 linear algebra. Question number 1 है all vector spaces must be abelian group under multiplication. Justify your answer. हमने ये देखना है पहले कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम कैसे आंसर देंगे? नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. In fact, all vector spaces must be abelian group under addition. वेक्टर स्पेस के लिए जो प्रॉपर्टीज़ जो कंडीशन चाहिए वो नीचे दी गई हैं. नंबर 1, वेक्टर मस्ट बी अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन नॉट मल्टीप्लिकेशन. नंबर 2 है कोई से दो वेक्टर सेलेक्ट करें वेक्टर स्पेस में से, उनको ऐड करें, स्केलर से मल्टीप्लाई करें, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यहाँ पे. नंबर 3, कोई से दो स्केलर उनको ऐड करें, वेक्टर से लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई करवाएं तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. नंबर 4, दो स्केलर्स और एक वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है. नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने v को मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोबारा से वही वेक्टर हासिल हो जाएगा. तो यही सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेटिस्फाई करने के बाद वेक्टर स्पेस कहा जाता है. तो एग्जांपल लेते हैं रियल वेक्टर स्पेस की Rn, और भी बहुत सी हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे यही. तो R2 ले सकते हैं, R3, R4. मैंने डुप्लेट्स लिए हैं, मतलब दो ऑर्डर पेयर्स, कोई से दो, 2, 3, 4, 5 इनको ऐड करें तो ऑर्डर पेयर हासिल होता है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रही है. तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है शो डैट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ एनी वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस फॉर वी. इसमें 3 चीज़ें हैं. सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक वेक्टर स्पेस है, और बेसिस फॉर वी हमने चेक करना है यहाँ पे. तो ये थ्योरम है बेसिकली, तो इसको देखें समझें. ये इसका प्रूफ है, और अगर समझ नहीं आ रहा तो हम गूगल ट्रांसलेटर पे जाते हैं क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया. ये गूगल ट्रांसलेटर पे मैंने इसको ट्रांसलेट किया है. अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, मैं भी कोशिश कर रही हूँ. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से. लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एंड W इज़ a proper subset of V, then W is subspace of V or not. Justify your answer with example. सबस्पेस के बारे में हमने बताना है. To justify that W is a subspace of V, we need to show that W satisfies the following 3 conditions. कौन सी हैं वो? नंबर 1, W is non-empty, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट वन वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए. नंबर 2, W is closed under vector addition, मतलब इनको एडिशन करें, ऐड करें दो वेक्टर्स को तो जो हमें वेक्टर हासिल हो वो भी W में से बिलोंग करे. नंबर 3, W is closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई भी स्केलर नंबर लें तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो, वो भी आंसर भी जो आए वो W से बिलोंग करे. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. एक वेक्टर स्पेस सेलेक्ट करनी है जो कि हमने रियल वेक्टर स्पेस R3 ली है, और सब स्पेस हम किस तरह लेंगे? R³ में से कोई वेक्टर XYZ किस तरह का होगा कि उसमें Z कंपोनेंट 0 है. तो देखते हैं ये तीनों कंडीशन जो ऊपर हमने लिखी हैं ये सेटिस्फाई हैं कि नहीं. नंबर 1, W इज़ नॉन एम्प्टी, ज़ाहिर है नॉट एम्प्टी. नंबर 2, लेट W1 U1 U2 और 0, W2 है V1 V2 और 0. इस तरह के हमने लिए हैं वेक्टर्स कि इनका Z कंपोनेंट 0 है, और दोनों को जब ऐड किया तो जो आंसर आया वो भी बिलोंग कर रहा है W से, और इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करवाई तो वो भी W से बिलोंग कर रही है. सो W इज़ सब स्पेस ऑफ V. तो एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई, और ये जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई जब हुई तो ये वेक्टर स्पेस की सब स्पेस को शो कर रहे हैं. तो हमने यही शो करना था. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड सिमिलर मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स को, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 है क्यू का ट्रांसपोज लें और क्यू का इन्वर्स लें, दोनों के आंसर्स सेम आते हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड के लिए क्या करना है, क्यू का ट्रांसपोज और क्यू को मल्टीप्लाई करना है, चाहे लेफ़्ट साइड से करवाएं चाहे राइट साइड से करवाएं, दोनों का आंसर आइडेंटिटी के इक्वल हो। तो इस तरह दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। सिमिलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं? टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ये भी स्क्वायर्स होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट, ये इसका रिलेशन है बी और ए के दरमियान। तो जो ये रिलेशंस दो मैट्रिक्स फुलफिल करेंगे वो सिमिलर मैट्रिसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिफाइन लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस। लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होते हैं? ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से vn तक वेक्टर्स हैं इन ए वेक्टर स्पेस v इज said to be linearly independent if the following conditions is satisfied। मतलब वेक्टर्स लें, उनको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें और इन तमाम स्केलर्स को सॉल्व करें। अगर वो सब के सब ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे सारे। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं? ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस V इज said to be linearly dependent if there exist scalars a1 a2 an not all ज़ीरो। मतलब लीनियर कम्बिनेशन बनाए उसका तो उसमें जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो ना हो, कोई एक ऐसा हो जो कि नॉन ज़ीरो हो। दिस मीन्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन डिटर्मिनेंट्स, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए स्केलर वैल्यू डिनोटेड बाय DET ऑफ ए और ए का मॉड। कैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट? डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके दरमियान में माइनस लगाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ यहाँ पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर लें तो वो 1 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स डिनोटेड बाय C of F A or C where each entry Cij is the minor of entry A matrix। Cij is equal to -1 और ये Ij को जब प्लस किया ये इसकी पोजीशन शो हो रही है और Mij ये रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है जब हम किसी रो और कॉलम को माइनस करेंगे तो पीछे जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा वो Mij या उसको माइनर भी कहते हैं। माइनर्स, द माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ए रो और कॉलम फ्रॉम ए। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 6 सच डैट, ये उन्होंने दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की पावर 4। हमें जो गिवन दी हुई इक्वेशंस उनको लिख लिया और हम इनको अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की होल पावर 2 इज़ इक्वल टू 72। इस तरह दोनों इक्वेशंस लिख ली और इक्वेशन नंबर 2 से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी होल पावर 2 की वैल्यू निकाल ली, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए
कैंसिल हो गया एक वैल्यू से, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल आई 2। अब हमने सेकंड जो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसके लिए ये फार्मूला है 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n यहाँ पे होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, विच इज़ 6 दिया हुआ है उन्होंने। तो इनकी जगह वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ जाएगा 128। थर्ड वन जो हमने प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a b की पावर 4। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो हमने स्क्वायर वाली टर्म से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 6 है। डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 6 की पावर 4 को हल करके 2 को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है लेट टी फंक्शन है R3 पे अमल कर रहा है, R2 इसकी आउटपुट है। किस तरह डिफाइंड है, टी x1 x2 x3, और ये किस तरह आउटपुट किस तरह की है, x1 में से x2 माइनस हो रहा है और x3 एज इट इज़, मतलब ये R2 का एलिमेंट आ रहा है आंसर में। अब उन्होंने पूछा है इज़ टी लीनियर, और हमने क्या फाइंड करना है एन ऑफ टी एंड आर ऑफ टी, नल स्पेस या फिर और रेंज फाइंड करनी है हमने। टी इज़ लीनियर इफ़ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 टी ऑफ u1 प्लस u2, और सेकंड वाली टी ऑफ ए ऑफ यू इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ यू। फर्स्ट के लिए हमने क्या करना है, दो वेक्टर्स u1 u2 लेट कर लेने हैं, R3 में से होंगे यानी ट्रिपलेट्स x1 x2 x3, और u2 कैसा होगा y1 y2 y3। u1 और u2 को ऐड करना है, ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किस तरह करनी है, जिस तरह क्वेश्चन में डिफाइंड है, x1 में से x2 निकालना है तो x3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2, u1 की वैल्यू पुट करें u2 की पुट करें, इसमें अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड कर लें। मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट पे ऐड होगी, कामा के बाद सेकंड वाली सेकंड में ऐड होगी, तो ये आर ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी है टी ऑफ ए यू, ए को यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ए चूँकि कॉमन है इसलिए बाहर निकाल लें। ए स्केलर भी है, इसको टी से भी पहले कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, x1 माइनस x2 और x3 एज इट इज़, और ये किसके इक्वल था, टी ऑफ यू के, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। चूँकि दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई हैं इसलिए टी लीनियर है। और हमने क्या फाइंड करना था, रेंज फाइंड करनी है और नल स्पेस। रेंज क्या होती है, रेंज आर ऑफ टी कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ आर क्यूब की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस लेनी है, अलग-अलग इन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, और जो आउटपुट हमें मिलेगी उन तमाम का जो सेट हासिल होगा वो होगा आर ऑफ टी या रेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो R2 से वैल्यूज़ आ गई 1,0 -1, 0, 0,1, तो ये जो सारे इनको एक ही सेट में लिख दें तो ये रेंज हो गई। आगे नल स्पेस एन ऑफ टी इक्वल होगा x1, x2, x3, और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा वेक्टर पे, तो वो हमें 0 वेक्टर्स दे अगर, तो वो नल स्पेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास नल स्पेस की नोटेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना लेना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें बी की भी वैल्यूज़ शामिल होती हैं। फिर इसको चेंज करना है इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। फर्स्ट रो में मुझे फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए था, तो मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया फर्स्ट रो को, तो फिर 1 के ज़रिए नेक्स्ट 2 रो पे मैंने 0 बना लिए। फिर मैंने
सेकंड रो में 1 बनाया, फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसको बनाने के लिए मैंने R2 और 3 को इंटरचेंज किया और -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट ये बहुत इजी है, ये आपसे हो जाएगा। और जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। x3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, इसको सेकंड में पुट करें तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की और x3 की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करें तो x1 की भी मिल जाएगी। अब हमें अगर पता करना हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ को कोई भी इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में दी होगी उसमें पुट करें। तो अगर वो सेटिस्फाई इक्वेशन हो जाती है, दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो हमारा आंसर ठीक है। जैसे ही मैंने चेक किया है, फॉर चेक पुट वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 एंड x3 इन एन इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था तो 4 इज़ इक्वल टू 4 आया, मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है उन्होंने। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a माइनस लैम्डा आई, उसका डिटर्मिनेंट, और उसको 0 के इक्वल रखना है और वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो उसके लिए a माइनस लैम्डा आई किया, उसको सॉल्व किया, 0 के इक्वल पुट किया और एक्सपेंड फ्रॉम R1 से एक्सपेंड किया है। तो इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और हमने इक्वेशंस बना लेनी है। यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 और एक बनी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 55 इज़ इक्वल टू 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से हल नहीं थी हो रही, फिर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ से मुझे इमेजिनरी टर्म्स हासिल हो रही थी जो कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं चाहिए। सो लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, ये आइगन वैल्यूज़ हमें मिल गई। इसके ज़रिए हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। हम लेट कर लेते हैं वो वेक्टर जो हमने फाइंड करना है XYZ की तरह का है, और हम किस तरह निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी है इस मैट्रिक्स में, उसको V मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और वो किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स 0 0 0 जो कि कॉलम में होंगे। तो लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करके तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं 3 वेरिएबल्स के साथ। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है रो ऑपरेशंस के ज़रिए। x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कोई भी वेरिएबल, यानी x, y की वैल्यू z के इन टर्म्स में या किसी भी टर्म में हमने निकालनी है। तो इनको रो ऑपरेशंस के ज़रिए हल किया है। तो लास्ट में मेरे पास 2 इक्वेशंस बनी हैं, x प्लस 5y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 0, 4y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 0। 2 में से वैल्यू निकालें, y इज़ इक्वल टू -3/4z, इसको फर्स्ट में पुट करें तो x की भी निकल आएगी, इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके z के टर्म में। अब देखें x की भी वैल्यू z के टर्म में है, y की भी z के टर्म में है, और z की वैल्यू हम निकालना अगर चाहें तो z को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, तो उसको जो भी वैल्यूज़ देते जाएंगे उसको चेंज होती जाएगी, यानी कि z के टर्म में हम हासिल हो रहा है। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स भी मिल गए। v इज़ इक्वल टू XYZ का ट्रांसपोज इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कंडीशन मस्ट ABCD सेटिस्फाई सो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्डर 2 के हैं मैट्रिसेस हमें दिए हुए 3, उनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करवाना है। तो मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनको लीनियरली कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, नल मैट्रिक्स को कहते हैं। x, y और z जो हमने स्केलर्स लेट किए हैं, अगर सोल्यूशन के बाद इन तमाम की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारे मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो सॉल्व करते हैं। पहले मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को y के साथ मल्टीप्लाई किया है, थर्ड को z के साथ, और इनको
फर्स्ट एंट्री को, हर एक की फर्स्ट एंट्री को ऐड करके 0 के इक्वल रख के इनकी इक्वेशंस बनाई हैं। 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमने x, y और z की वैल्यूज़ a, b और c, d की टर्म में निकालनी है। 4 में से देखें y इक्वल किसके है, -dz। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और b का नाम दे दें। 1 में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, उसको a का नाम दे दें। अब y और x की वैल्यूज़ 2 में पुट करें। 2 में पुट करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। या तो z इज़ इक्वल टू 0 होगा या नेक्स्ट वाली इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। d माइनस 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लें। d की वैल्यू निकल गई तो वो जो हमने a और b की इक्वेशंस बनाई थी उनमें पुट करें और वो z की टर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, x का भी और y का भी। तो जब x और y का z की टर्म में आंसर आएगा तो z को हमने किसी अदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है और इसको वैल्यूज़ जैसे जैसे देते जाएंगे हमारे पास x y की भी चेंज होंगी। लेट सपोज अगर हम z इज़ इक्वल टू t इज़ इक्वल टू z रखें तो x भी 0 y भी 0, मतलब z इज़ इक्वल टू 0 ही वो कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास हो तो ये सारे जो स्केलर्स हमने लेट किए हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा था स्टार्ट पे कि अगर ये सारे स्केलर्स 0 हो जाते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो हमें दिए गए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपको मज़ीद सॉल्यूशंस चाहिए मज़ीद दूसरी बुक्स के तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि हम मज़ीद मेहनत कर सकें और आप ये मेहनत